रात के लगभग 1 बजे मंदिर के पुजारी की नींद खुलती है और अपने बिस्तर पे अपनी पत्नी को नहीं पाता है। अब जब अपनी पत्नी को नहीं पाता है तो उसको खोजने लगता है। उसको लगता है कि हो सकता है कि वॉशरूम गई होगी, लाइटिंग में गई होगी या फिर अदर जगहों पे कहीं गई होगी, घर ही में होगी। लेकिन आधे घंटे का वक़्त गुज़र जाता है, उसकी पत्नी उसको नहीं मिलती है। फिर वो नहीं जब वापस आती है तो वो उठता है और उठ कर के खोजने लगता है। लेकिन उसकी पत्नी उस पूरे घर में नहीं होती है। अब उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इतनी रात को उसकी पत्नी गई तो गई कहाँ? अब इसीलिए वो वहाँ से उठता है और उठ कर के सीधा एक नीचे जगह होती है, भुइँधरा टाइप का होता है, उसी में चला जाता है वो। और वहाँ से अजीबो-गरीब आवाज़ें आ रही थी और वहाँ पर जब लाइट कमरे की जल रही होती है, जब वहाँ पर जब देखता है, कमरे का दरवाज़ा लॉक नहीं होता है, जब देखता है तो पंडित देखता ही रह जाता है। और उसकी पत्नी पूरी तरीके से निर्वस्त्र थी और किसी अजनबी लड़के के साथ रंगरेलिया बनाने में मस्त थी, एकदम मसरूफ़ थी, जिसको देख कर के पंडित के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर वो लड़का था कौन? और उसकी पत्नी उस लड़के के साथ उसी मंदिर के नीचे, जहाँ पर लोग देवी-देवताओं की, अल्लाह की, खुदा की, सबकी इबादत की जाती है मंदिर मस्जिद में, और वहीं उसी के नीचे इस प्रकार का घिनौना काम हो रहा था। चलिए जानते हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? नमस्कार, प्रणाम, मैं अविनाश। इन्फॉर्मेशन सफर के एक नए एपिसोड में आज इस कहानी के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ। ये सच्ची कहानी वाक़ई अपने आप में हैरान कर देने वाली है। दरअसल ये सच्ची घटना हरियाणा की है और हरियाणा का जिला लगता है पानीपत, और इसी पानीपत का एक गाँव है नीमगढ़। बात कर रहा हूँ मैं 16 सितंबर 2024 की रात को। ये एक सिलसिला है जो मैंने आपको पहले बताया, जो आपने सुना, ये उसी रात को हुआ था। लेकिन दरअसल पूरी कहानी को जानते हैं, सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। दरअसल इसी नीमगढ़ का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम रविशंकर होता है। दरअसल रविशंकर एक पंडित का लड़का होता है और वो अपने जो ज़िम्मेदारियाँ थी, उन ज़िम्मेदारियों को बखूबी निभा रहा था। लेकिन जब उसकी उम्र हो जाती है तो उसके पिता, जो कि अ, उसकी शादी कराना चाहते हैं, लेकिन वो शादी करने के लिए तैयार ही नहीं था। जब वो शादी नहीं करता है तो फिर उसके पिता परेशान हो जाते हैं, कहते हैं कि बेटा, अगर तुम शादी नहीं करोगे तो फिर हमारा वंश आगे कैसे बढ़ेगा? अब इसी बात की लेकर के चिंता थी उनको। काफ़ी समझाने-बुझाने के बाद जो रविशंकर है, रविशंकर तैयार हो जाता है और वो कहता है कि ठीक है, वो शादी करेगा। अब उसकी शादी एक तिवारी होती है जिसका नाम प्रीति होता है, प्रीति तिवारी, उसी से उसकी शादी फिक्स होती है और ये रविशंकर दुबे और प्रीति तिवारी की शादी हो जाती है। शादी होती है बड़े ही धूमधाम से, और धूमधाम से शादी तो हो जाती है, सब कुछ इनके जीवन में सही चलने लगा था। कुछ समय बीतता है, लेकिन जो रविशंकर हैं, ये पढ़ने लिखने में ठीक-ठाक थे, तेज़ थे, लेकिन इनको नौकरी नहीं लगती है और फिर इनके पास कोई काम भी नहीं था उतना, और घर-द्वार भी उतना बढ़िया नहीं था। अब ऐसे ही वक़्त आगे बढ़ता है। कुछ समय जब बीतता है तो उसी गाँव के रहने वाले एक व्यक्ति होते हैं जिनका नाम लाला सिंह होता है। लाला सिंह दरअसल उस गाँव के मुखिया होते हैं। जो मुखिया होते हैं, उन्होंने गाँव में एक मंदिर बनवाया हुआ था, जो मंदिर बहुत ही ज़्यादा भव्य था। दरअसल जो मंदिर था वो गाँव से चारों तरफ से गाँव था, बीच में वो मंदिर होता है। चारों तरफ अलग-अलग कास्ट के घर थे, अलग-अलग जाति के, अलग-अलग जगह के लोग थे, और वही बीच में, पूरे गाँव के बीच में वो मंदिर था। और मंदिर एकदम भव्य था, बहुत ही बड़ा था। तो जो मुखिया जी होते हैं जिनका नाम लाल सिंह होता है, लाल सिंह कहते हैं, लाल सिंह उर्फ लाला, ऐसे-ऐसे उनका नाम था। वो कहते हैं कि एक काम करिए बाबा, कि आप हमारे मंदिर में कोई पुजारी नहीं है, कोई पूजा कर पाठ करने वाला भी नहीं है, तो आप वहीं पर रहा करिए अपने परिवार के साथ, ना हो तो आप अपनी पत्नी को भी वहीं पर रख लीजिए। आप दोनों लोग वहीं पर रहिए, मंदिर में किसी भी प्रकार की कमी नहीं है, सारी सुख-सुविधाएँ उसमें हैं। यहाँ तक कि मंदिर में एसी भी लगा है, सारी सुख-सुविधाएँ हैं आपको, आप वहाँ पे आराम से रह सकते हैं। इस पर जो रविशंकर तिवारी होता है वो कहता है कि ठीक है, वो मान जाता है। वो अपने पिता से इजाज़त लेता है और अपनी पत्नी के साथ, यानी कि प्रीति के साथ वहीं पर रहने लगता है। अब मंदिर की साफ-सफाई दोनों पति-पत्नी मिल कर के किया करते थे, सुबह-शाम पूजा-पाठ किया करते थे। अब धीरे-धीरे गाँव के लोग भी अब आने लगे थे उस मंदिर पे, आकर के वहीं पर लोग सुबह-शाम पूजा-पाठ किया करते थे, और जिसका मन किया करता था वो दिन में भी आकर के वहीं पर बैठा करता था।
बहुत ही सुंदर जगह थी, बहुत ही सुंदर दृश्य था वहाँ का। वहाँ पे लोग बैठ कर के बोर नहीं होते थे। पंडित जी भी अपना वहीं पर मस्त रहा करते थे, वहीं पर दिन भर अपने पूजा-पाठ में लीन रहा करते थे। अब ऐसे ही वक़्त आगे बढ़ता है। अलग-अलग जगहों के लोग, अलग-अलग गाँव के लोग, धीरे-धीरे मंदिर धीरे प्रसिद्ध होने लगा था और वो लोग पूजा-पाठ करने के लिए आया करते थे। कोई नई गाड़ी लेता था, कोई नया सामान लेता था, तो ला कर के वहीं पर उसी मंदिर पे पूजा अपना करवा लिया करता था। और ऐसे ही जो पुजारी जी के जीवन है यानी कि रविशंकर तिवारी का, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से चलने लगता है। अब किसी भी प्रकार की उनको कमी नहीं थी, दान दक्षिणा जो मिला करता था, उससे वो अपना उसको बेचा करते थे, बेच कर के और उनका गाँव में जो घर था वो भी आलीशान वो बन गया था। उनके पास सारी सुख-सुविधाएँ थी, किसी भी प्रकार की अब कमी नहीं थी। अब वक़्त ऐसे ही आगे बढ़ता है, लेकिन एक दिन जो मुखिया थे लाल सिंह, उन्हीं का जो एक लड़का होता है, जिसका नाम आकाश सिंह होता है, आकाश सिंह ट्रक खरीदता है और ट्रक खरीद करके लेकर के उसी मंदिर में पहुँचता है पूजा करवाने के लिए। वो पहली बार उस मंदिर पे गया हुआ था, वो पहले से जाता नहीं था और जब वहाँ पर मंदिर पे पहुँचता है और वो ट्रक जो खरीदा रहता है, तो वहाँ पर जा कर के और पूजा-पाठ करवाया जाता है। जब पूजा-पाठ हो रहा होता है, उसी दौरान पंडित की पत्नी यानी कि प्रीति भी वहीं पर बाहर निकलती है और वो भी पूजा-पाठ में वो करने लगती है, अपना योगदान करने लगती है, पंडित की सहायता करने लगती है। अब जब वो आकाश को देखती है, आकाश एकदम हट्टा-कट्टा जवान था, उसको देख कर के उसके बदन से पानी निकलने लगता है, पानी छूटे यानी कि पसीने छूट जाते हैं। वो आकाश को मन ही मन चाहने लगती है, मुस्कुरा देती है उसको देख कर के। यानी कि कहीं न कहीं जो प्रीति है वो अपने पति से कहीं न कहीं खुश नहीं थी और खुश क्यों नहीं थी इसके बारे में आपको आगे पता चलने वाला है। दरअसल जब वो मुस्कुरा देती है तो फिर अब आकाश को हरी झंडी मिल जाती है और वो अब प्रीति के चक्कर में पड़ जाता है। अब उसकी गाड़ी चली जाती है, वो अपना पूजा-पाठ करवा के वहाँ चला जाता है, प्रसाद जो होता है सबको वितरित करता है और वितरित करने के बाद वो प्रीति के पास भी जाता है, उससे कहता है कि आप वाक़ई बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। अब जैसे इस प्रकार की जब वो बातें कहता है, तो प्रीति मुस्कुरा देती है और फिर आकाश वहाँ से चला जाता है। अब वो हर लगभग रोज़ ही वो मंदिर पे आता, पूजा-पाठ किया करता, फिर वहाँ से जाया करता था। अब ऐसे ही वक़्त आगे बढ़ता है, लेकिन एक दिन मौका मिल जाता है, जो पंडित जी थे वो किसी काम से शहर गए हुए थे। उस दिन वो प्रीति जो थी वो घर पे अकेली ही थी। अब इसलिए जो आकाश आता है तो आकाश को वो कहती है कि एक काम करिए कि आप आज रात में आइएगा और यहीं पर हम लोग बैठ कर के बातचीत करेंगे। आकाश जो होता है वो कहता है कि ठीक है। रात होती है, रात को आकाश पहुँचता है और वो दोनों बातचीत का जो सिलसिला है, वो दौर है, वो शुरू हो जाता है। अब जो एकदम जो पहली तो बात तो एकदम नीचे भी जगह थी, लेकिन ऊपर जिस कमरे में पंडित और वो पंडिताइन दोनों सोते थे, उसी कमरे में आकाश सिंह और वो प्रीति दुबे दोनों एक ही कमरे में, एक ही बिस्तर पे, एक ही साथ पूरी तरीके से निर्वस्त्र शारीरिक संबंध बनाने का सिलसिला जो दौर है, वो शुरू कर लेते हैं। जो प्रीति है जब उसके छरारे बदन को जब आकाश देखता है तो देख कर के बेचैन सा उठता है, व्याकुल सा उठता है और वो कहता है कि वो आज तक मैंने ऐसा शरीर आज तक नहीं देखा था। जो प्रीति होती है वो भी कहती है कि मैंने भी आज तक आपके जैसा हट्टा-कट्टा जवान और नहीं देखा था और वो दोनों शारीरिक संबंध बनाने में एकदम मशरूफ़ हो जाते हैं। उस रात उन्होंने कई बार शारीरिक संबंध बनाए, सुबह को भी बनाए। जब पंडित जो होता है वो अगली यानी कि लगभग 1 दिन बाद आने वाला होता है, तो पूरे दिन आकाश वहीं पे रहता है। जो प्रीति है, वो उसको खाना बनाती है, खिलाती है, फिर वो दोनों एक-दूसरे के साथ बातचीत करते हैं और शारीरिक संबंध बनाते हैं। अब उसी दौरान जो प्रीति है, वो कहती है कि इनका तो मेरे पति का तो बहुत ही ज़्यादा छोटा है, दिक्कत है और वो मेरे साथ कुछ कर ही नहीं पाते हैं। अभी उड़ान भरने से पहले ही वो धराशायी हो जाते हैं। जब इस प्रकार की वो बातें कहती है, आकाश इस बात का मज़ा लेता है, हँसी उड़ाता है और फिर उस 1 दिन बाद फिर आकाश वहाँ से रात के टाइम में निकल जाता है और फिर जो पंडित है, वो अगले दिन आ जाता है। अब जब भी इनको मौका मिलता था, आकाश और प्रीति दोनों एक साथ हो जाया करते थे। बात कर रहा हूँ मैं 2 नवंबर 2024 की रात होती है और उसी रात को जो आकाश है उसके फ़ोन पे मैसेज आता है कि तुम रात को 10 बजे मंदिर पे आ जाना और मंदिर का जो नीचे वाला दरवाज़ा है वो खुला हुआ है और वहाँ से आकर के तुम सीधे अंदर चले जाना। आकाश उस मैसेज को पढ़ता है तो कहता है कि ठीक है और उसके बाद वो अपने टाइम पे वो घर से निकलता है और उसी जगह पे पहुँच जाता है जो नीचे ग्राउंड होता है।
रात के जैसे ही 10 बजने के बाद जो पंडित होता है वो सो गया रहता है। फिर प्रीति अपने बिस्तर से उठती है और उठ करके सीधे नीचे चली जाती है, उसी भूमधरे में चली जाती है जहाँ पर कोई नहीं होता है, और वहीं पर जा कर के ये दोनों आपस में रंगरेलियाँ मनाने लगते हैं। और जब ये रंगरेलियाँ मनाते हैं तो फिर इधर जो रविशंकर है उसकी नींद खुलती है, और जैसे ही उसकी नींद खुलती है तो वो अपनी पत्नी को जब नहीं बिस्तर में पाता है तो फिर खोजने लगता है। और जब खोजता है तो खोजते-खोजते वो सीधे नीचे पहुँचता है, और जैसे ही नीचे पहुँचता है तो देख कर के अपनी पत्नी को वाक़ई वो एकदम स्तब्ध रह जाता है, बिल्कुल सन्न-सा रह जाता है कि उसकी पत्नी जिस प्रकार से आकाश के ऊपर उछल रही थी, ऊपर कूद रही थी, उसको देख कर के जो रविशंकर है उसको अपने आप पे शर्मिंदगी महसूस होने लगती है कि वो तो उसके साथ कुछ कर ही नहीं पाता है। उसकी पत्नी अपने शारीरिक सुख के लिए दूसरे का सहारा ले रही है। रविशंकर कुछ बोलता नहीं है, लेकिन फिर वहाँ से वो उठता है और उठ कर के जाता है, सीधे थाने में फ़ोन करता है, और फ़ोन करने के बाद मौके पर पुलिस आती है। और पुलिस जैसे ही आती है, रविशंकर के जो इन्फॉर्मेशन देता है, और उसी आधार पर पुलिस मौके पर पहुँच जाती है और आकर के आकाश को अपनी हिरासत में ले लेती है। और फिर उधर जो प्रीति होती है, प्रीति से भी पूछताछ की जाती है, तो प्रीति सीधा-सीधा ये जो इल्ज़ाम है वो नकार देती है, वो कहती है कि नहीं, इसमें किसी का दोष नहीं है। लेकिन फिर भी जो रविशंकर है वो आरोप लगाता है पुजारी उसे आकाश पे, और जब आकाश पे आरोप लगता है तो पुलिस उसको उठा ले जाती है। पुलिस तो उसको उठा ले जाती है, लेकिन जो रविशंकर है वो अपनी पत्नी को तलाक दे देता है, और तलाक देने के बाद फिर बाद में अपने जो कंप्लेन होती है उसको वापस ले लेता है। वो कहता है कि नहीं, वो गलती हो गई थी, लग रहा है कोई और था, और यहाँ पर हमसे गलती हो गई थी। क्योंकि फिर वो उसको पता था कि मैं इस गाँव के प्रधान यानी जो मुखिया हैं उन्हीं के रहमो-करम पे यहाँ पर पल रहा हूँ, तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए वो केस अपना वापस लेता है। आकाश घर पे आता है और आकाश रविशंकर से माफ़ी माँगता है कि उसने गलती करी थी, क्योंकि आकाश बहुत सीधा-साधा लड़का होता है। आकाश पंडित से माफ़ी माँगता है, लेकिन कोई भी फ़ायदा नहीं होता है। रविशंकर को अपनी पत्नी से भरोसा उठ जाता है। वो प्रीति को तलाक दे देता है, और तलाक देने के बाद से फिर उसको अपने मायके जाना पड़ता है। इधर अब दोनों की हँसती खेलती ज़िंदगी तो बर्बाद हो जाती है। प्रीति भी अब अकेली पड़ जाती है, इधर आकाश भी अकेला पड़ जाता है, आकाश उदास रहने लगता है। ये बात पूरे गाँव में फैल चुकी थी कि पंडित की पत्नी को आकाश ने के साथ उसका चक्कर चल रहा था, और पंडित के ने पकड़ लिया था। ये सारा बहुत चर्चा का विषय था। इस बात से काफ़ी बदनामी हो रही थी, तो इसलिए लाल सिंह ने ये फैसला लिया कि वो अपने बेटे की शादी उसी प्रीति से करवा देंगे, क्योंकि उनका बेटा बिल्कुल उदास रहता था, उसको प्रीति की लत लग चुकी थी, उसके बिना वो रह ही नहीं पा रहा था। इसीलिए मंदिर में ले जाकर के उन दोनों की शादी होती है, फिर बाकायदा धूम-धाम से उनके यहाँ बहुभोज किया जाता है, और वो अब दोनों पति-पत्नी की तरह, यानी कि आकाश और प्रीति दोनों एक-दूसरे के साथ हैं, अब एक-दूसरे के साथ मस्त हैं। उधर जो पंडित है वो अपना मंदिर पे ही पूजा-पाठ किया करता है, और अब वो कुछ कर भी नहीं पाता है, और वो अब देखता है उसकी पत्नी किसी पराये मर्द के साथ नहीं, बल्कि अपने ही पति के साथ घूम रही है। तो ये थी आज की पूरी कहानी। आज इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुँचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहाँ भी रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख़्याल रखें, अपने परिवार का ख़्याल रखें। मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।